जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों ये प्रैक्टिस से थर्ड है, थर्ड का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने 1 से 50 क्वेश्चन लिया था सक्षमता परीक्षा पार्ट 2, अर्थात सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस से थर्ड, यहाँ 51 से हम यहाँ 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 75 तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल से शुरू करते हैं। लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं शहरों, पर्वतों, मरुस्थलों, जल निकायों। ये जल निकायों में पाए जाते हैं साथियों। लाल शैवाल आमतौर पर जल निकायों में पाए जाते हैं। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, हरा, लाल एवं भूरा। 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, हरा, लाल एवं भूरा, जिसमें लाल शैवाल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? जल निकाय में। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? देखिए कायिक गुणसूत्र पहले समझना होगा क्या है। जैसे मनुष्य जो हम लोग, हमारा का जो शरीर है, इसके जो केंद्र है, जो सेल है, शरीर का सेल के केंद्रक है, केंद्रक में कितने क्रोमोसोम है? तो क्रोमोसोम है 23 जोड़े अर्थात 46। 46 में साथियों 22 जोड़ा अर्थात 44 क्रोमोसोम जो होता है वो माता और पिता दोनों में सेम होता है, दोनों का सेम है। लेकिन एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है अर्थात 2 क्रोमोसोम, मतलब 23वां जोड़ा जो है वो आपका जो है सो, तो जो सेम होता है दोनों में उसे ही कहते हैं कायिक गुणसूत्र। तो कितना होगा ये कितने जोड़े होते हैं? तो ये 22 जोड़े आपका कायिक गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ा जो बच गया वही है कि संतान उत्पत्ति में बच्चा होगा लड़का की लड़की, इस पर निर्भर करता है। आप जानते ही हैं जैसे माँ का जो है XX क्रोमोसोम है और ये जो है सो XY है। अगर XX के साथ Y अगर मिलता है तो बेटा लड़का पैदा होता है, और अगर XX के साथ अगर X ही फर्टिलाइजेशन करता है तो निश्चित है यहाँ पे बेटी पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है। चलिए तो ये आपका 22 जोड़े हैं। अगला सवाल है साथियों, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। 1969, व्हिटेकर 1969, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा सा इसके बारे में जान लीजिए। सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इसके कितने समूह हैं? 5 समूह में। ये 5 समूह कौन कौन से हैं? देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप, जंतु, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, उसके बाद है आपका पादप और जंतु। यही 5 प्रकार में ये जो है सो डिवाइड है। इसके 5 होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए 53 और 54 नंबर सवाल देखिए। 54 नंबर सवाल आपका है, इसमें कहा जा रहा है रक्त में इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? देखिए साथियों, ये जो हमारा शरीर है, चाहे इस शरीर को लीजिएगा, ये जो है सो है ना, जैसे ही हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है? हमारा फेफड़े में पहुँचता है। ये फेफड़े में पहुँचा है ना, ये फेफड़े में पहुँचता है। इधर से जो हमारा जो आया है, जो पूरे बॉडी से आया है वो CO2 आया है, और इधर से आया O2, और ये O2 को यहाँ CO2 को रिलीज करेगा। जैसे नाक से देखिए लेते वक्त तो सब ऑक्सीजन, सब गैस लिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, मीथेन है, जो भी है जितना भी है सारा गैस गया, लेकिन यहाँ पे लेगा कौन? ये यहाँ पे जो है सो O2 को ही, है ना, जरूरी है O2 का। तो O2 यहाँ से जाता है फेफड़े से पूरे बॉडी में, और CO2 निकल के फिर नाक से बाहर निकलता है। तो CO2 बाहर निकलना, O2 अंदर जाना। आखिर ये कैसे होता है, किसके कारण होता है? RBC के कारण, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, ये ब्लड का ही 4 पार्ट है। तो RBC का कारण ये क्या है? रेड ब्लड, है ना, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या है? जैसे मान ली कहीं घाव हो गया और पस जम गया तो देखते हैं सफ़ेद जैसा पस बहता है, तो वो सफ़ेद जैसा पस क्या है? WBC है। वो वहाँ पे बहुत सारा WBC मर जाता है, और मरने के बाद वो जो बीमारी हमारा है वो बीमारी से संघर्ष करके मरता है। इसको कहिए एक तरह से पुलिस फोर्स है, बाउंड्री जैसे। और कभी कभी देखते हैं पैर में चोट लग गया तो हमको जांघ में गिल्टी हो जाएगा, हाथ में चोट लगा तो काँख में गिल्टी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो गिल्टी क्या? गिल्टी मैंने क्लस्टर, मैंने वहाँ बहुत सारी WBC जमा हो चुका है। वो कोई बीमारी नहीं है, वहाँ WBC लाखों में जमा हो गया है। वो लाखों जमा होकर के फिर वहाँ से पैर के लिए, जो पैर हमारा है, पैर में जो घा लगा है
ये पैर में यहाँ मान ली घाव चोट लगा तो यहाँ ये भेजेगा और जितना कीटाणु बाहर से आया है जो इसमें बीमारी है वो बीमारों को मारने का प्रयास करेगा, जिसमें बहुत सारा WBC मर भी जाता है। चलिए RBC का जो है सो जीवन काल 120 दिन है। चलिए तो क्या है, ऑक्सीजन को लेने का काम जो करता है, परिवहन करने का काम, वो RBC है। RBC कमी किसी में हो जाती है, वो निमोनिया हो जाता है, और वो देखते हैं अर्थात उसके शरीर में RBC की कमी हो गई है। तब क्या होगा, ऑक्सीजन को उठा के जितना सेल में चाहिए था पूरे बॉडी में, हाथ, बाल, नाक, ब्रेन में, सब जगह नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए उसको थकावट महसूस होती है, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रियम उतना नहीं बन पाता है। चलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे। अगले सवाल की ओर है साथियों। अगला सवाल है, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? साथियों इसमें जरा सा गौर कीजिएगा। तो मुल्ला पेरियार बांध का विवाद जो है वो आपका जो है सो तमिलनाडु और केरल के बीच में है। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा होते रहता है पानी के लिए, है ना। अगर उस तरह देखते हैं तो बहुत सारा बांध है जिसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये मुल्ला पेरियार बांध किससे संबंधित है? तमिलनाडु और केरल, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए 56 नंबर का सवाल है साथियों। कहा जा रहा है को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसे देखिए ये पहाड़ है, यहाँ बगल में रोड है, देखते हैं कभी कभी सुनते हैं तो भूस्खलन हो गया, मतलब एकाएक यहाँ से पहाड़ टूटा और ये रोड पर पसर गया, तो इसको क्या बोलते हैं? भूस्खलन। इसीलिए भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, यहाँ हो जाएगा भूस्खलन, सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्या है? भूस्खलन। ये तो बहुत होता है उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा, उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा, उसमें कई जान माल की हानि होती है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए जनगणना 2011 चूंकि 21 में होना था, लेकिन कोरोना का जो प्रकोप था इसीलिए अभी तक नहीं हो पाया, जो कि करानी चाहिए सरकार को, अब जल्दी करा लेनी चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो करवे करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली। तो इसमें साथियों आपका जो है सो दमन व दीव का जो है सबसे कम है। और इसका है कितना ये भी देख लीजिए, 618। कैसे निकालते हैं लिंगानुपात? मैंने प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी बच्चियां हैं इसको देखा जाता है। 1000 पुरुष पर 618 मात्र बच्चियां। बताइए दमन और दीव में शादी विवाह में कितनी दिक्कत होती होगी, है ना। यहाँ पे लड़कियां बिल्कुल नहीं मिलती होगी। बताइए आधा लड़कियां हैं, मैंने 2 लड़के 1 लड़की, कैसे शादी होगी? इसीलिए ये सब जगह में समझ में आता है कि बेटी की क्या कीमत है। और दूसरी जगह में तो बेटी का कोई महत्व ही नहीं दिखता, दहेज के कारण मार देना, दहेज प्रथा चला देना, डोरी डेथ, डोरी एक्ट, है ना, इससे बहुत सारा चीज़ है ना, महिलाओं के साथ बहुत सारी अत्याचार होती है। लेकिन यहाँ दमन और दीव में पता चलता होगा कि क्या स्थिति है। चलिए साथियों और कुछ हम विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सबसे अगर राज्य में बात करते हैं, सबसे कम जो है सबसे कम अगर यदि लिंगानुपात राज्य की बात करते हैं तो 879 है हरियाणा का। राज्य की बात करते हैं, है ना, राज्य हरियाणा का 879, और केंद्र शासित में 618 है किसका? दमन और दीव का। ठीक है। और हमारे देश का अगर यदि आप देख लें कि देश का कितना लिंगानुपात है, तो देश का है 943 भी है। यहाँ भी आपका 53 बच्चियां घट रही है, मैंने 1000 बच्चे पर 1000 लड़का पर 53 बच्चियां घट रही। ये भी कम क्राइसिस नहीं है। अब तो हम देखते हैं साथियों अंतर्जातीय विवाह और लड़कियों को खोज कर विवाह होने लगे हैं, लड़कियों को खोजना पड़ रहा है, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है। इसीलिए बेटी बचाओ देश बचाओ, लेकिन सरकार ऐसा नहीं की है। चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ हो, या तो मणिपुर का जो मामला हो, या तो और जो घटनाएं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं होती है, वो सब देख करके स्पष्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात यहाँ सरकार जो दी है, ये स्लोगन है, ये स्लोगन फ्लॉप है, यहाँ कोई मकसद नहीं है। इसलिए चलिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि सरकार इसमें सुधार करे और बच्चियों की सुरक्षा करे। आगे चलिए, कितने अमयोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? देखिए ये आपका है पृथ्वी, ये है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव, और ये साउथ ध्रुव। ये आपका जो है ना, ये आपका समांतर रेखाएं जो है ये अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम एक जो चर्चा करने वाले हैं वो है, ये देख लीजिए उत्तरी ध्रुव और ये नॉर्थ ध्रुव। तो इसमें जो है सो सभी एक बिंदु पर मिलना, है ना, एक रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है जो सभी एक बिंदु पर मिलती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो ये काल्पनिक रेखा
0 से लेकर के 180 उधर से है और 180 इधर से है, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित कैसे होती है, तो 180 डिग्री पर, यहाँ जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, मैंने इस तरह करके 180 डिग्री पर आके रुक गई। अब जैसे ही नाविक अगर जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को एक पार कर जाता है पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम से पूरब पार करता है, तो अगर यदि मान लीजिए वो 29 तारीख को पार किया, 29 मार्च को, तो जैसे ही पार कर गया सेकेंडों में वो 30 मार्च हो गया, मैंने एक दिन जुट जाएगा। लेकिन अगर इधर से मैंने पश्चिम से पूरब की ओर, और अगर विपरीत दिशा में अगर ये पार कर जाता है, तो वहाँ अगर 30 तारीख है या 28 तारीख को पार किया, तो यहाँ हो जाएगा 27 तारीख, 27 मैंने एक दिन घट जाएगा। पश्चिम से पूरब अगर पार करते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा, और विपरीत दिशा में पार करते हैं तो आपका एक दिन घट जाएगा। तो चलिए, यही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखिए सवाल समझिए, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र क्षेत्रीय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, कर्नाटक। साथियों ये राजस्थान में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये बार बार पूछा ही जाता है। क्षेत्रीय राजस्थान के झुंझुनवाला जिला में स्थित है। झुंझुनवाला जिला का क्या नाम है? झुंझुनवाला। इसका रोचक को जानकारी ले लें साथियों। जो तांबा के लिए विख्यात है, क्षेत्रीय का प्राचीनतम नाम है तांबावाती। तांबावाती इसका प्राचीनतम नाम है क्षेत्रीय का, तांबावाती, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। तांबावाती ताम्रपाषाण संस्कृति का महान केंद्र है ना, केंद्र था उस समय। और तांबा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बिजली उत्पादन, जैसे कि तार बनाना हो, बहुत सारी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट बिजली का जितना भी है सब तांबा से बनता है। इसलिए खेतड़ी को जान लीजिए, राजस्थान में है, झुंझुनवाला जिला में है। चलिए अब देखिए समझिए, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला साथियों अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? अवसाद में जो जम जाता हो, इसमें परत होती है, ऐसे जमी फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और पेट्रोल भी अवसादी चट्टान है, जितना भी जलने वाली वस्तुएं सब अवसादी चट्टान है। लेकिन आग्नेय चट्टान को जान लीजिए जरा सा, आग्नेय चट्टान क्या है? आग्नेय मैंने आग करिए, आग। तो जो ये आपका जो है ना, जो लावा निकलता है, मैग्मा जो निकलता है, ऐसे ऐसे करके जो निकल करके यहाँ जमा होते रहता है, तो ये आग्नेय चट्टान है। जो लावा से जो बनता है वो आग्नेय चट्टान है। और ये आग्नेय चट्टान क्या है? इसमें ना कोई परत होती है ना कोई साइड होती है, ये किनारा भी नहीं होता है, ये जमते जाता है लेयर। लेकिन अवसादी चट्टान जितने भी जलने वाली चीज़ है, पेट्रोलियम का जितना भी पदार्थ है और आपका ये कोयला जो है, वो सब अवसादी चट्टान है। इसलिए 60 का डी हो जाएगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? देखिए साथियों, आहार श्रृंखला में 3 पार्ट बांटा गया है, ठीक है। आहार श्रृंखला को आप 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं उपभोक्ता के रूप में। तो कौन? प्राथमिक, है ना, प्राथमिक, जरा सा गौर कीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता देखिए, और तृतीयक उपभोक्ता। देखिए आप समझना यहाँ की प्राथमिक कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता वही हुआ जो घास उस खा करके, जो शाकाहारी भोजन कर करके जीवित रहते थे, गाय, हिरण, हाथी, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीयक में आते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें हम, तो देख लीजिए द्वितीयक उपभोक्ता आपका जो होगा, वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे कौन यहाँ हो जाएगा? मान लीजिए हिरण को, तो हिरण को खाने वाला कौन है? शेर है। और सारा भेड़ उड़ भी जितना है, भेड़िया उड़िया सब हिरण को खा जाएगा, है ना। और तृतीयक उपभोक्ता कौन हुआ? तृतीय उपभोक्ता वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता को जो खाने वाला है तृतीय उपभोक्ता आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप जाइए, ऑप्शन को जरा सा देख लीजिए, ऑप्शन को देखिए तब समझ आएगा। जैसे घास को किसने खाया? हिरण को किसने खाया? सांप। मान लीजिए सड़ गया कहीं तो सांप खा जाएगा, है ना। हिरण को जरा सा एक चीज ऑप्शन हम गलत है, यहाँ देख लीजिए आपका, यहाँ देखिए ये ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तुरंत सांप आ गया, गड़बड़ हो गया। आइए इस पर बी नंबर में देखिए, ऑप्शन से ही जाना होगा। घास को किसने खाया? तो घास को चूहा खाया। चूहा को किसने खाया? सांप खाया। और सांप को किसने खा गया? बाज खा गया। इसीलिए बी ऑप्शन आपका सही है। इसी में अगर शेर उड़ जोड़ के भी देता सिस्टमेटिक से तो वही होता, लेकिन ये बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। इसलिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय पर ध्यान दीजिए। जो घास खा करके जीवित रहे उसको प्राथमिक, जो प्राथमिक को खा के जीवित रहे उसको कहते हैं द्वितीय, और जो द्वितीय को खा के जीवित रहे उसको कहते हैं तृतीय। तो यहाँ घास खा कर जीवित रहने वाला चूहा, तो चूहा हो गया प्राथमिक, चूहा प्राथमिक हो गया। सांप चूहा को खा करके तो द्वितीय, और सांप को खा करके बाज तो तृतीय। चलिए बहुत ही अच्छा है। अब देखिए अगला सवाल है साथियों, यहाँ कर स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग
कितना ग्रहण करते हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, सूर्य 100% ऊर्जा निकालती है, लेकिन उसका कितना हम लोग यहाँ पे जो है सो हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी क्या है, एयर इन्वायरमेंट, जैसे कि धरती के ऊपर में हवा, पेड़ पौधे, झरना, जितना भी इंक्लूडिंग चीज, पहाड़ पत्थर जितना भी है, ये इंक्लूडिंग सारी सिस्टम को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। इसी में हम लोग जीते हैं, रहते हैं, अनुकूलित होकर के रहते हैं। कभी ठंडा है तो बचते हैं, गर्म है तो उससे भी बचते हैं पेड़ पौधे की सहायता से। तो कितना इसमें जो है सो कितना ऊर्जा ग्रहण करते हैं, 1% है साथियों, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, 1% मात्र 1% है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता वही हो गया, जैसे कि कहीं पानी है, कहीं स्थलीय है, कहीं जंगल है, कहीं क्या है ना। तो इसको जैव विविधता आप कहीं के सरकार क्या कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है कि जंगल को काट के एकदम साफ करके शहर बसाया जा रहा है। क्या होगा, वो बादल फटेगा, भयंकर दुर्घटना आएगी, लोनावाला झील जैसा घटना होगा, जहाँ पे एकाएक और वहाँ पे जो है सो 5 गो हमारी बच्चियाँ, जो कि होनहार बच्चियाँ थी, सारी खत्म हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे, जिसके बच्चे को ये पता भी नहीं था कि मैं अपने माँ के गोद में हूँ, सबसे सुरक्षित माना जाता है। बच्चा अगर शिशु है, या तो शिशु भी छोटा बच्चा है ना, 1 दिन का भी बच्चा, उसे भी पता है कि माँ का दूध पान मैं कर रहा हूँ, माँ के गोद में हूँ, इससे बेहतर मेरी सुरक्षा कहीं नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो ये आवाज़ नहीं, मैंने गाल भर जाता है, वो बच्चा जो माँ के गोद में भी था, कुछ देर तक उसे भी पता नहीं था, वो समझ रहा था कि मेरी माँ है, मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है, मेरी माँ है, मेरी माँ ही सब कुछ है, भगवान मेरी माँ है। लेकिन अंतिम में वो बच्चा अपने माँ, जो उनकी माँ थी, वो भी बच्चे के लिए ही दुआ मांगती होगी ईश्वर से, लेकिन कोई ईश्वर वहाँ पे काम नहीं दिया। और अंत में वही हुआ जो बहुत पहले उनको करना था, बहुत पहले तुरंत ही वहाँ से भागना था, अपने बच्चों को बचाने के लिए जान दे देनी थी उस बहन को, लेकिन नहीं कर पाई। और अंत में वही हुआ जिसका अंदेशा था। कोई साथ नहीं दे पाया, कोई चेन नहीं बना पाया, कोई रस्सी से बांध करके कोई खिलाड़ी वहाँ पे कूद नहीं पाया, और कोई साड़ी भी उपयोग नहीं कर पाया। कोई महिला अगर साड़ी उपयोग करती, बांध करके और जाती, तो निश्चित है बच्चों को, सबको बचाया जा सकता था। अगर पहले ही उछल कूद के निकलती तो नीचे पानी फैलाव ज़्यादा था, यहाँ पानी भले हल्का था, लेकिन यहाँ जा करके फैलाव ज़्यादा था, यहाँ पानी कम था, यहाँ पे छांक के बचाया जा सकता था। लेकिन कोई यहाँ पे फरिश्ता नहीं बन पाया। और अंत में जो बहन के साथ हुआ, जो भाई के साथ हुआ, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो देश का भविष्य था, पढ़ी लिखी बहना थी, बच्चे छोटे छोटे होनहार देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते थे, लेकिन आज हम लोग के बीच नहीं है। चलिए, ऐसा नहीं, आप बोलबम का समय आ रहा है, सुधरिए और अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखिए, और ज़्यादा बोखिए नहीं, ज़्यादा इस बारिश के सीजन में बोल बम फलना चिल्ला में मत जाइए, कहीं वज्रपात हो जाएगा। पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे नहीं रहिए, सुधरिए और ईश्वर को मन में जपिए, अपने घर में ही ईश्वर को जपिए। ईश्वर माने आपके अंदर जो ईश्वर है उसको देखिए, कभी नहीं भटकिए। चलिए, गाल भर जाती है, कोई वर्ड नहीं मिल पाता है, क्या हो रहा है, लेकिन हे भगवान ऐसा अब नहीं हो। चलिए अगले सवाल 63 के लिए, किसी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर माप क्या है? वहाँ पाए जाने वाले जानवरों की संख्या, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, वहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या, वहाँ पाए जाने वाले लोगों की संख्या। देखिए साथियों, बेहतर क्या है? बेहतर आपका है वहाँ पाने जाने वाले प्रजातियों की संख्या। अगर गिद्ध खत्म हो गया तो वहाँ की जैव विविधता खराब है, अगर चूहा खत्म हो गया वहाँ की जैव विविधता खराब है, अगर सभी जीव आपस में रह रहे हैं तालमेल बैठा करके, कुत्ता भी हो, भेड़िया भी हो, बकरी भी हो, सांप भी हो, बिच्छू भी हो, मेढक भी हो, सब चीज हो, मनुष्य भी हो, तो यही जैव विविधता सबसे बढ़िया है। इसीलिए कि ये खास श्रृंखला सिस्टम में चलता है, अगर नहीं तो तहस नहस होना निश्चित है। चलिए अब चल जाते हैं साथियों 64 नंबर सवाल। 75 को मार्क क्वेश्चन लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत के संबंधित नहीं है? जगत से संबंधित कौन नहीं है? पेड़, फफूंद, झाड़ी, झारखंड। फफूंद क्यों रहेगा साथियों? फफूंद क्यों रहेगा? फफूंद तो आपका जो है सो जगत से संबंधित नहीं है। पेड़, झाड़ी, झाड़, झारखंड, झंखाड़ पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। फफूंद कवक होते हैं। ये क्या है साथियों? ये कवक है, और ये इसको जगत से मतलब, हाँ जगत में पाए तो जाते हैं। कवक परजीवी या मृत परजीवी दोनों तरह से रहते हैं, मृतो परजीवी दोनों तरह से रहते हैं। कवक ये मृत जैसा दिखेगा, लेकिन कभी कभी ये हालत खराब कर देगा। ये कवक यूकेरियोटिक होते हैं। ये क्या है? यूकेरियोटिक होते हैं साथियों, इसीलिए इसको जान लीजिए। और ये रहता कहाँ है, इसको जान लीजिए, ये रहता कहाँ है। ये जो है, ये आप जहाँ पे पानी गिरता है या और कचरा उचरा जहाँ पे है वहाँ पे ही रहता है। और इतना जान लीजिए कि इसका जो अध्ययन किया है कवक के बारे में, उसमें मिसेली साहब को कवक का पिता कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा विषाणु जनित
रोग है? विषाणु जनित वायरस जनित कौन सा रोग है? कौन सा वायरस जनित रोग है? चलिए देख लीजिए, सिफिलिस, खसरा, सूखा रोग, बेरी। सिफिलिस, खसरा, सूखा रोग, बेरी। इसमें साथियों आपका जो है खसरा जो है वो विषाणु जनित है, ये वायरस से संबंधित रोग है, उसको सब बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है। चलिए अब अगला लेते हैं, किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। साथियों आशा हमारे विद्वान कौन साथी थे जिनको था कि भारत की जनता ही सब कुछ कर सकती है? ये कौन थे? निश्चित है कि आप नाम याद कर लेंगे, स्वामी विवेकानंद थे। वो कहे थे कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता में है। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से पतन हो चुका है, मृत हो चुका है। साथियों अगर कुछ और कथन को देख लें तो बहुत अच्छा लगेगा। जानते हैं ये यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहना बाल गंगाधर तिलक साहब का था। बाल गंगाधर तिलक साहब कहे थे कि यदि हम साल में एक बार मेढक की टट्टर करते हैं तो प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। ये इन्होंने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर ही रहेंगे। बहुत बड़ी ये शक्ति है ना। और ये जेल में जब गए, 6 वर्ष तक जेल में रहे, तो गीता रहस्यम नामक पुस्तक लिखी जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है, पूरी दुनिया में अद्वितीय है। ये पुस्तक ऐसे लिख दिए थे। अगला और कथन अगर देखिएगा साथियों, समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, कहना था चित्तरंजन दास जी का। चित्तरंजन दास जी कहे थे समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है। साथियों एक कदम बढ़ करके, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के प्रधानमंत्री। और गांधी जी सीधे ये बोल दिए थे कि भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन अंततः भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में हो जाता है और बांग्लादेश के रूप में। तो ये पाकिस्तान तो 1976 में 73 में हुआ, 71 में हुआ, 71 के बाद हुआ। लेकिन पाकिस्तान और भारत के रूप में 14 अगस्त को ये बंटवारा हो गया। चलिए तो इन सब महापुरुषों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है 67 में साथियों, यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, लक्षद्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दीव आलिया बेट या खादिया बेट। साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साथियों हमारा जो देश है वो देश का चित्र में अच्छा तरह से नहीं बना पा रहा हूँ, जैसे देख लीजिएगा, चित्र में अच्छी तरह से बना नहीं पा रहा हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है साथियों, और यही काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 68 नंबर सवाल है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? क्या नाम था उनका जो वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? उनका नाम था साथियों, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली नाम है, जो बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये वो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों, 69 नंबर सवाल देख लीजिए। अब 6 क्वेश्चन है। 30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? 30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाले कौन थे? साथियों आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला घटना होती है, जिसमें निहत्थे माँ बहनों भाइयों और हमारे पूर्वजों को गोली से, जनरल डायर के आदेश पर गोली से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। साथियों इसमें जो है यही हमारे नेताओं को खल गया और उन्होंने कहा कि जो आप दिए हैं उपाधि, जो आपने पारितोषिक दी है, उसे मैं लात मारता हूं। और लात मारते हुए साथियों ये 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्हें कहा, अंग्रेजों गोरी चमड़े वाले तुम अपनी ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी पारितोषिक, हमें नहीं चाहिए ऐसी प्राइज, हमें नहीं चाहिए ऐसी बड़प्पन जहाँ पे हमारे माँ बहनों और भाइयों को निहत्थों पर तुम गोली चलाते हो। इसीलिए इन्होंने लौटा दी। साथियों बहुत ही ये रौनक, बहुत ही करुणामयी दिन था, बहुत ही खतरनाक वो दिन था। और इसी तरह
असहयोग आंदोलन में भी हमारे गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। असहयोग आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई। साथियों, हमारे नेताओं ने क्या नहीं किया, लेकिन आज के नेता सिर्फ लूटने में पड़े हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, सहायक संघी को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक था। सहायक संघी को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक था साथियों ग्वालियर का सिंधिया, बड़ौदा का गायकवाड़, नागपुर का भोंसले, हैदराबाद का निजाम। साथियों हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में सहायक संघी को स्वीकार किया। चलिए साथियों, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। देखिए 71 का सवाल, 71 का साथियों, 71 ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगी प्रथा का अंत कैप्टन सलीमैन के द्वारा किया गया। साथियों ठगी प्रथा का अंत कैप्टन सलीमैन के द्वारा किया गया, है ना। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा ये काम था। ये ठगी प्रथा को इन्होंने खत्म किया। और वैसे तो सती प्रथा को जानते हैं साथियों, 1829 में विलियम बेंटिक साहब ने खत्म किया था। ये ठगी प्रथा को करने वाले कैप्टन सलीमैन साहब थे। चलिए आगे साथियों, अगला सवाल है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? मजदूर आंदोलन को संगठित किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल। लाला लाजपत राय, NG रंगा, NM लोखंडे, BP वाडिया, NM लोखंडे साहब थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। साथियों थर्ड लास्ट, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। 73 नंबर का सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था की स्थापना की गई थी। चलिए यही 2 सवाल बचा हुआ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 कार्ल मार्क्स और F एंगल्स, RC मजुमदार, BD सावरकर, बिपिन चंद्रा। 74 का बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, BD सावरकर साहब ने ये किताब लिखी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर साहब ने लिखी। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी तट पर स्थित है? साथियों नर्मदा नदी, मही नदी, गंगा नदी, भोगवा नदी। साथियों भोगवा नदी पर है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, भोगवा नदी पर स्थित है। चलिए साथियों, ये मैं सेकंड पार्ट लेकर के, प्रैक्टिस से थर्ड का सेकंड पार्ट है, थर्ड और फोर्थ लेकर के जल्दी ही आता हूँ नई वीडियो के साथ। मैं मिलता हूँ। जय हिंद साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।